नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस इन इंडिया, यानी भारत में केंद्र और राज्य के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशंस है, वित्तीय जो संबंध है, उनकी ABCD से लेकर जेड तक हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा हमने पिछली क्लासों में देखा है कि हमने प्रशासनिक संबंध पढ़े थे और उनमें कौन से टॉपिकों को लेकर या कौन सी व्यवस्था को लेकर संघ और केंद्र में विवाद है, इसके बारे में हमने गहराई से जाना था। और उससे पहले हम सेंट्रल स्टेट के विधायी रिलेशंस के बारे में पढ़ा था, यानी कि कौन से विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य को है या संघ को है, इसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशंस, यानी सेंट्रल स्टेट के वित्तीय संबंध। तो इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें। कोशिश करें पूरा वीडियो देखने की, हालांकि बहुत कम डेटा इसमें खर्च होते हैं, बहुत सारे बच्चे देख नहीं रहे हैं, तो आप देखें और जानें केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध। जैसा कि आपको पता है कि वित्तीय संबंध है, फाइनेंशियल रिलेशंस हैं, उसको लेकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। साथ ही साथ जो आपकी बेसिक जीवन है, दैनिक जीवन है, उसमें भी इन चीज़ों का नॉलेज होगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके बहुत काम आएगा। यानी आप यदि पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो आपको केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंधों के बारे में पता होना चाहिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वित्तीय संबंध। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पिछले जब हमने पढ़ा था तो उसमें देखा था कि संविधान में विधायी संबंधों का जिक्र किया गया है और उससे आगे वित्तीय संबंधों का जिक्र है, वो संविधान के भाग 12 ट्वेल्थ भाग में इसका अध्ययन किया बताया गया है। और अनुच्छेद हैं 264 से लेकर 93 तक। बहुत बड़ा एक पार्ट है, एक चैप्टर है, जिसमें यानी काफ़ी लगभग 30 के करीब जो आर्टिकल है उसमें केंद्र और राज्यों के जो वित्तीय साधन हैं उनके विभाजन को लेकर बतलाया गया है कि कैसे जो वित्तीय संसाधन, फाइनेंशियल रिसोर्स हैं, जैसे टैक्स और कुछ ग्रांट एड यानी जो सहायक अनुदान है, उसका वितरण कैसे होता है, इसके बारे में इन आर्टिकलों में बताया गया है। तो इन आर्टिकलों में बताया गया है कि केंद्र और राज्यों के मध्य संसाधनों का विभाजन मुख्यतः कार्य क्षमता और उपयुक्तता और पर्याप्तता, ये पर्याप्तता है यानी कि जो उपलब्ध हैं, और जो कार्य क्षमता यानी जिस राज्य की कार्य क्षमता जितनी होगी उसके अकॉर्ड, और जिसको जो संसाधन उपयुक्त जितने उपयुक्त होंगे, इस आधार पर इनका विभाजन किया जाता है। हालांकि ये विभाजन है वो काफ़ी संतुलित तरीके से किया जाता है, फिर भी बहुत सारे लोग इससे संतुष्ट नहीं होते हैं। जैसे वर्तमान समय में कोरोना को लेकर, वैक्सीन्स और ऑक्सीजन के विभाजन को लेकर जो केंद्र और राज्यों के बीच में जो वाद विवाद चल रहा है, तो ऐसा ही वाद विवाद फाइनेंशियल रिलेशंस को लेकर भी चलता रहता है। तो केंद्र और राज्यों के बीच में ऐसे विवादों का भी हम अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हम पहले ये जान लें कि इनका संसाधनों का विभाजन कैसे होता है। तो मुख्यतः संसाधनों का विभाजन है वो दो भागों में बांटा गया है। पहला है संघ और राज्यों के मध्य राजस्व का विभाजन, और दूसरा है सहायक अनुदान का विभाजन, यानी जो अनुदान दिए जाते हैं सहायता के लिए, जो किसी राज्य को फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए
अनुदान सेंटर के द्वारा दिए जाते हैं तो उनका वितरण कैसे किया जाता है, साथ ही साथ जो रेवेन्यू है यानी जो करों से हमें आय हो रही है संघ को और राज्यों को, तो इसका विभाजन किस तरह होता है। तो ये दो भाग हैं, पहला तो टैक्सेस का, राजस्व का, रेवेन्यू का विभाजन, और दूसरा सहायक अनुदान यानी ग्रांट इन एड का भी विभाजन कैसे होता है, वितरण कैसे होता है और कौन से भाग में है, 12 में है और आर्टिकल 264 से 93 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। संघ और राज्य के बीच में पहला टॉपिक हम लेते हैं रेवेन्यू का, राजस्व का वितरण। तो आर्टिकल अनुच्छेद 268 टू 68 में राज्यों के बीच में राजस्व के वितरण की व्यवस्था दो प्रकार से की गई है, एक संघीय कर और दूसरा राज्य कर। हमने पिछले क्लास में 3 सूचियाँ पढ़ी थी, संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची। 3 सूची पढ़ी थी जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट थे। उन्हीं सब्जेक्टों में कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जो टैक्स से संबंधित थे। तो जिन जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ को है और ऐसी सूची में ही जो टैक्स से संबंधित विषय है जो संघ सूची में आते हैं उन पे टैक्स लगाने का अधिकार है वो संघ सरकार को होता है। दूसरा है राज्य सूची के विषय, यानी ऐसे विषय जो राज्य सूची में आते हैं और उन पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्य को होता है। जब हम विस्तृत अध्ययन करते हैं संघीय सूची का तो उसमें 14 विषय आते ऐसे हैं जिन पे टैक्स लगाने का अधिकार है वो सेंटर को रहता है। कौन कौन से हैं? आयकर, सीमा शुल्क, निगम कर, संपदा शुल्क, स्टाम्प शुल्क और सेवा पर सर्विस टैक्स जिसको बोलते हैं ये। तो सबसे इजी तरीका याद रखने का कि जो फेमस नाम होते हैं आयकर, सीमा कर, निगम कर, संपदा शुल्क, स्टाम्प शुल्क, सेवा कर, जो इम्पोर्टेंट होते हैं और ज़्यादा फेमस होते हैं उन पे टैक्स लगाने का अधिकार संघ को रहता है। वहीं राज्य को के अंदर 19 विषय आते हैं। ये मान लो जो कम इम्पोर्टेंट होते हैं जिनको आप बहुत कम सुनते हैं वो राज्य, उन ऐसे विषयों पर राज्य कर लगा सकता है जिनकी संख्या टोटल 19 है। जिनकी संख्या टोटल 19 है, जैसे भू राजस्व पर कर, कृषि आय पर कर, कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर कर, यानी भू राजस्व पर कर यानी जो प्रॉपर्टी है उन उसके ऊपर कर, कृषि आय पर कर। हालांकि कृषि आय पे बहुत कम लगता है लेकिन कुछ ऐसी फसल होती है या कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिन पे कर लगाने का अधिकार राज्य को रहता है। भूमि अधिकार के उत्तराधिकार, जब भूमि जो कृषि है वो एक से दूसरे को ट्रांसफ़र होती है, जैसे पिता से पुत्र को और पुत्र से उसके पुत्र को या उसके पुत्रियों को यानी बेटियों को जब ट्रांसफ़र होती है तो उस पे टैक्स लगता है। कृषि भूमि पर संपदा कर, खनिज अधिकारों पर कर, यानी जो स्टेट में खनिज निकलते हैं, ग्राउंड जो रिसोर्स होते हैं उन पर जो कर लगता है। साथ ही साथ सड़कों पर प्रयुक्त वाहनों पर कर, यानी जो रोड टैक्स लगता है व्हीकल्स पर वो कर। व्यापार एवं व्यवसाय पर कर और विलासिताओं के साधनों पर कर, यानी ऐसे साधन जो विलासिताओं से जुड़े हो जैसे अल्कोहल हो या फिर किसी दूसरे तरह के जो विलासिताएं जिनसे नज़र आती है, यानी ऐशो आराम की ज़िंदगी जिससे होती है, तो उन साधनों पर कर लगाने का काम है वो राज्य सरकार का होता है। टोटल 19 सब्जेक्ट है जिस पर राज्य सरकार कर लगाती है। ये सारे जो सूचियां हैं उसमें दी गई है। तो मैंने यहाँ एक आपके लिए फ़ोटो डाली है जिस पे 14 जो सब्जेक्ट दिए हुए थे वो इस तरह से हैं। जो जैसे संघ है वो इन साधन अपना सकता है, जैसे कृषि के आय के अतिरिक्त अन्य आयकर, यानी
जो इन एग्रीकल्चर इनकम है इनको उसको छोड़कर दूसरी किसी भी तरह की होगी तो उस पर इनकम टैक्स, आयात निर्यात कर यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी, यानी जब हम विदेशों से कोई सामान मंगाते हैं या विदेशों पर कोई सामान बेचते हैं तो उस पे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी लगती है वो भी संघ के पास होता है। उसका भी तंबाकू, रुई, भारत में बनाई जाने वाली अन्य वस्तुओं पर उत्पादन एक्साइज ड्यूटी, जिसको यानी जो फैक्ट्रियों में कच्चे माल से पक्का पक्का माल बनता है यानी प्रोडक्ट जो बनते हैं उन पे एक्साइज ड्यूटी का काम भी इसी का होता है। निगम कर, कॉरपोरेशन टैक्स, यानी जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हैं, निगम हैं, उन पे जो टैक्स लगता है उसको कॉरपोरेशन टैक्स कहते हैं। संपत्ति पर भूमि कर, एस्टेट ड्यूटी, इसमें कृषि भूमि को छोड़कर जो दूसरी ड्यूटीज़ होती हैं जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम होता है, जो भूखंड होते हैं जो व्यावसायिक यूज़ के लिए होती हैं तो उसमें एस्टेट ड्यूटी लगती है। तो ये कुछ आपके सामने स्टाम्प ड्यूटी, स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर मार्केट पे जो काम होता है, प्रोमिजरी नोट, चेक आदि पर बिल्स तथा इन पे बीमा पॉलिसी आदि पर काम कर टैक्स लगाने का काम है वो सेंटर का होता है, संघ का होता है। इसी तरह राज्यों के साधन है जैसे भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू और कृषि आय पर कर, कृषि भूमि के उत्तराधिकार कर, जो मैंने काफ़ी सारे आपको बता दिए हैं, बाकी यहाँ मेंशन किए गए हैं। पशुओं और नौकाओं पर कर, व्यवसाय व्यापार पैसों पे कर, ऐश्वर्य की वस्तुएं, मनोरंजन, जुआ, शर्त आदि पर जो कर, जंगलात से होने वाली आय पर कर, यानी ऐसे जो 19 टोटल 19 जो एक यहाँ कट गया है नीचे तो टोटल 19 है वो इसमें मेंशन किए गए हैं। आप इसको आराम से पढ़ना और आपको थोड़ी इसमें से कुछ याद होने चाहिए। और मैं वैसे बता ही चुका हूँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है जो जिनको ज़्यादा सुनते हैं वो लगभग संघ के अधीन आती है और जो कम इम्पोर्टेंट होती है जिसको हम बहुत कम सुनते हैं वो स्टेट के अधीन आती है। अब ये तो कर हो गए, लेकिन इन करों को ये नहीं है कि जो 14 सब्जेक्ट हैं उनसे जो टैक्स लिया गया है वो सेंटर खुद रखेगा या सेंटर सारा स्टेट को बांट देगा। यानी अब ये देखा जाता है कि कैसे दोनों में टैक्स का बंटवारा होता है। जैसे कुछ टैक्स होते हैं जो संघ द्वारा लगाए जाते हैं और राज्यों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, यानी लगातार इम्पोज कौन करता है? संघ, लेकिन उनको इकट्ठा करने का काम है वो राज्य के पास होता है। उसके बाद में फिर दोनों के बीच में बंटवारा हो जाता है। तो ये आर्टिकल 269 है जो जिसका पहला भाग है उसके अनुसार कुछ शुल्क और कर है वो संघ सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, एकत्रित किए जाते हैं, लेकिन राज्यों को सौंप दिए जाते हैं। जैसे यानी सारा उनसे जो जितना भी बेनिफिट है वो राज्यों को दे दिया जाता है। यानी संपत्ति उत्तराधिकार पर कर, कृषि भूमि के अतिरिक्त जो संपत्ति है उसमें जो लेन देन होता है यानी नाम एक दूसरे की जाती है तो वो कर हैं वो संघ द्वारा लगाए जाते हैं और दे दिए जाते हैं राज्यों को। संपत्ति कर, एस्ट्यूट ड्यूटी, रेलवे, समुद्र, हवाई जहाज़ों द्वारा लाए जाने वाले माल एवं यात्रियों पर सीमांत जो कर है वो राज्यों को दिए जाते हैं। रेलवे के किराए पे जो टैक्स आता है वो भी स्टेट में बांट दिया जाता है। अब बांटा कैसे जाता है इसके लिए अलग अलग जैसे बॉडी है जो हम जैसे फाइनेंशियल कमीशन है, वित्त आयोग है, वो इसके बंटवारे का काम करता है। समाचार पत्रों के खरीद और बिक्रियों, छापे और विज्ञापन पर कर, यानी ये एक ऐसे कर हैं जो लगातार संघ है एकत्रित राज्य करता है और फिर राज्यों को दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट, वे कर जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं, एकत्रित भी उसी के द्वारा किए जाते हैं पर केंद्र और राज्यों में आपस में आधा आधा या जो भी रेशियो होगा उसके अकॉर्डिंग बांट लिया जाएगा। यानी 270 के अनुसार कृषि आय के अतिरिक्त आयकर, इनकम टैक्स जिसको हम बोलते हैं,
यानी जो कृषि आय से अलग आय होगा, जो आय होगी, इनकम होगी, उस पे जो टैक्स लगता है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी पे टैक्स लगता है, तो ये है, ये संघ राज्य सरकार द्वारा ही लगाया जाता है, उसी के द्वारा इनकम टैक्स लिया जाता है। परंतु समय समय पर संसद जो नीति का निर्धारण करती है, समय समय पर निर्धारित नीति के अनुसार उसका विभाजन संघ और राज्यों के बीच में किया जाता है। यानी संसद है जो इनकम टैक्स, आप याद रखो, इनकम टैक्स है वो, आपको पता ही है कृषि आय पे कभी भी आज तक टैक्स नहीं लगा है भारत में। तो इनकम टैक्स है, यानी जो कृषि आय से अलग आय है उस पे जो टैक्स लगता है उसको लगाता भी संघ है, एकत्रित भी संघ ही करता है। जैसे आईटीआर लगाना भरना पड़ता है और फिर टैक्स हमें जमा करवाना पड़ता है, तो वो सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है, लेकिन उसका बंटवारा संसद की नीति के द्वारा समय समय पर जो निर्धारित की जाती है कि इतना परसेंट राज्यों के पास जाएगा, इतना परसेंट है वो स्टेट के पास रहेगा, तो संसद द्वारा, नीति द्वारा इसको विभाजित कर लिया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। कर जो संघ द्वारा लगाए जाते हैं और राज्यों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, यानी ऐसे टैक्स जो संघ द्वारा लगाए जाते हैं और राज्यों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, जैसे आर्टिकल 268 में के अनुसार राज्य सरकार द्वारा लगाए जाते हैं और सेंटर सरकार द्वारा लगाया जाता है और राज्य सरकारों ने एकत्रित इनको करती है और व्यय करती है, यानी खुद ही फिर उनको व्यय करती है, खर्चा करती है। खर्चे का मतलब अपना व्यय, जो भी उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है उस पर, जैसे औषधि एवं श्रृंगार प्रसाधन की वस्तुओं के उत्पादन पर लगने वाला कर, यानी दवाइयाँ और जो कॉस्मेटिक्स आइटम है, श्रृंगार के काम जो आते हैं, जैसे फेयर एंड लवली क्रीम और नहाने की साबुन और भी बहुत सारे, जैसे लड़कियों के श्रृंगार की जितनी भी वस्तुएं होती है, कॉस्मेटिक्स जितने भी आइटम आते हैं, तो उन पर टैक्स लगाती संघ है, एकत्रित राज्य करते हैं और फिर उन्हीं को खुद को ही यूज कर लेती है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज चेंज, प्रोमिसरी नोट, बीमा पॉलिसी पर लगाए गए स्टाम्प कर, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज चेक, यानी जो एक्सचेंज से रिलेटेड बिल्स होते हैं वो, और जो वायदा नोट होते हैं, वायदा कि मैं ये पैसे उक्त व्यक्ति को इतने दिनों में लौटा दूंगा, इसके लिए जो प्रोमिसरी नोट बनाया जाता है तो उस पे जो टैक्स लगता है, या बीमा पॉलिसी पे जो टैक्स लगता है, जो स्टाम्प पे जो काम होते हैं वो सारे लगातार संघ है, लेकिन एकत्रित राज्य कहते हैं और खुद ही उनको यूज करते हैं। फिर संघ उत्पादन शुल्कों का विवरण, संविधान का जो 272 है, संविधान का जो 272 है उसमें उसमें दिया गया है कि जो उत्पादन, डिस्ट्रीब्यूटेशंस ऑफ सेंटर प्रोडक्शन टैक्स, यानी जो संघ के उत्पादन शुल्क है उनका वितरण कैसे होता है, तो संघ सूची में वर्णित औषधियों श्रृंगार की वस्तुओं के उत्पादन शुल्क को छोड़कर, क्योंकि ये इसका तो हमने जो मेडिसिन्स और जो कॉस्मेटिक आइटम का जिक्र हमने पहले कर लिया है, तो उनको छोड़ दो, क्योंकि ये तो एकत्रित स्टेट करेंगे और खुद ही यूज करेंगे। जो अन्य, जो इनके अलावा जो टैक्स हैं, शुल्क हैं, वो संघ द्वारा ही लगाए जाते हैं, एकत्रित किए जाते हैं, किंतु इनसे प्राप्त धन को संसद द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, यानी जब जैसे जैसे संसद निर्धारित करती है उस कानून या उस विधि के अनुसार इन दोनों में बांट लिया जाता है। आर्टिकल 272। फिर ये तो हो गए टैक्सेशन, यानी मैं दोबारा चलता हूँ, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये राज्यों के द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स थे और ये सेंटर के द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स थे। अब हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं सिर्फ सेंटर के द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स और उनको एकत्रित कैसे किया जाएगा और उनका बंटवारा कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं
कि संघ द्वारा लगाए जाते हैं और राज्यों के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं और फिर उनको आपस में जो संसद के द्वारा विधि निर्धारित की गई है उसके अकॉर्डिंग बांट लिए जाते हैं, जिसमें ये कुछ टैक्स हैं जो आप देख लेना। उसके बाद में ऐसे कर जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं, केंद्र के द्वारा ही इकट्ठे किए जाते हैं, लेकिन संसद की विधि के द्वारा बांटे जाते हैं, तो उसमें कौन सा टैक्स आएगा? इनकम टैक्स। ठीक है। फिर कर जो संघ द्वारा लगाए जाते हैं और राज्यों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं और वो ही उनका व्यय करते हैं, यानी वो ही उनको उनका यूज करते हैं, जैसे कॉस्मेटिक और औषधि पे, जो मेडिसिन्स है उस पे, और बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमेजरी नोट्स और बीमा पॉलिसी पर लगाए जाने वाले कर। संघ द्वारा उत्पादन शुल्क यानी प्रोडक्शन पे जो टैक्स लगता है उसको लगाता भी संघ है, इकट्ठा भी संघ के द्वारा किया जाता है, लेकिन बांट लिया जाता है संसद के द्वारा जो विधि निर्धारित की जाती है, तो उसके आधार पर आपस में बांटा जाता है। अब ये तो हो गई टैक्सेस के बारे में। अब हम चलते हैं राज्यों को सहायक अनुदान, ग्रांट इन एड टू स्टेट, यानी कि बहुत सारे सहायक अनुदान। देखो, राज्य के पास सोर्स ऑफ इनकम बड़े कम होते हैं, वहीं संघ के पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब संघ का फिर काम होता है कि उन सोर्सों से जो इनकम होती है उनको कुछ को तो टैक्स के बंटवारे में बांट दिया जाता है, जो बाकी बचे सोर्स हैं, रिसोर्स हैं, उनको फिर सहायक अनुदान या ऋण के रूप में, यानी या तो अनुदान के रूप में या फिर लोन्स के रूप में जो स्टेट्स को दिया जाता है। तो ग्रांट इन एड यानी लोन, सहायक अनुदान 275 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि उन राज्यों को उनके अनुसार सहायता की आवश्यकता हो, यानी जिस राज्य को जैसी उसकी आवश्यकता है उसको ऐसी राशि सहायक अनुदान के रूप में प्रदान करेगी, जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करती है। यानी संसद है वो तय करती है कि किस राज्य को कितना कितना सहायक अनुदान मिलना चाहिए, तो उस विधि के तहत और उस राज्य की आवश्यकता के तहत 275 आर्टिकल में ये बताया गया है कि कैसे उनका विवरण किया जाएगा। साथ ही साथ संविधान में भी केवल संसद पे ही नहीं छोड़ा गया है, कुछ संविधान में भी प्रावधान किए गए हैं, जैसे असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल को पटसन, जिसको हम जूट बोलते हैं, आपने देखा हुआ जूट की रस्सी आती है, उसका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, और उस उत्पादन से रस्सी नहीं बनती बल्कि पटसन से कपड़े भी बनते हैं, रस्सी भी बनती है, छोटी पतली रस्सी बनती है, और भी बहुत सारा काम पटसन से, जूट से किया जाता है। तो जूट के जो बने माल को निर्यात करते हैं, बाहर भेजते हैं, और उससे जो एक्साइज ड्यूटी लगती है, और उस ड्यूटी से संघ को जो पैसा मिलता है, आय होती है, उसका कुछ भाग है वो इन 4 राज्यों को दिया जाएगा, यानी असम, बिहार, उड़ीसा, बंगाल को दिया जाएगा। साथ ही साथ जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा उन क्षेत्रों को उन्नत और विकसित करने के लिए आसाम राज्य को विशेष सहायक अनुदान दिया जाएगा। आसाम जो राज्य है, असम राज्य है, उसको कुछ विशेष अनुदान भी दिए जाते हैं ताकि वो अपने जो जनजाति क्षेत्र हैं उनका विकास कर सके, उनको उन्नत कर सकें। और जो राज्य जनजाति और अनुसूचित जाति के कल्याण की योजनाएं बनाते हैं, उनको लागू करते हैं, उनको भी कुछ विशेष सहायक अनुदान और राज्यों से मुकाबले ज़्यादा दिए जाएंगे। यानी एक नॉर्मल स्टेट से ज़्यादा जो अनुसूचित जाति जनजातियों के कल्याण का काम करता है उसको ज़्यादा ग्रांट इन एड मिलती है। साथ ही असम के लिए स्पेशल प्रोविज़न है, और उससे पहले जो जूट के उत्पादन से जुड़े हुए 4 राज्य हैं
उनको जो जूट के निर्यात से जो कुछ आय होती है उसमें से कुछ हिस्सा दिया जाता है। आगे चलते हैं। ऋण लेने की शक्ति। अब पावर टू राइज लोन। अब लोन लेना है। अब इतने से तो काम कई बार नहीं चलता है, लेकिन कई बार जैसे हिमाचल स्टेट में बारिश आ जाती है, सड़कें टूट जाती है और फिर उस सड़कों को दोबारा बनाया जाता है, अगले 6 महीने बाद में फिर टूट जाती है, तो इसके लिए उसे बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन लेना पड़ता है। लोन लेने के लिए भी कुछ विशेष शर्त होती है। उसकी शक्ति के यानी भारत के अंदर ही लिया जाएगा। पहली शर्त ये है, भारत से बाहर नहीं लिया जाएगा। ये नहीं कि अमेरिका से लोन ले लिया जाए, क्योंकि यदि बाहर से लोन लेना होगा तो वो फिर ऐसे मामलों में भारत की संघ सरकार ही कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता कर सकती है, स्टेट नहीं कर सकते। इसलिए एक तो भारत के या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से लिया जाएगा या फिर किसी बैंक से लिया जाएगा। तो संभवतः यही है कि संघ से ही लिया जाएगा। तो एक तो अंदर से लिया जाएगा और दूसरा पहले जो ऋण ले चुका है उसको या तो चुका दिया जाए या फिर उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने ले ली है। यदि नहीं ली है तो नहीं मिलेगा और उसकी जिम्मेदारी ये बोल दिया ठीक है संघ सरकार ने कि चलो ठीक है हम देख लेंगे पहले वाले लोन का जो भी कुछ करना होगा, लेकिन आपको हम दूसरा लोन दे देते हैं। तो यानी जब तक जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी या पहले वाला ऋण नहीं चुकाया जाएगा तब तक आपको दूसरा लोन नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये एक व्यवहार की बात नहीं है। तो व्यवहारक में यही होता है कि हर लोन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ले लेती है और उनको आगे से आगे लोन दे देती है, जिससे राजकोषीय घाटा भी कहते हैं। और जो लाइबिलिटीज़ हैं, जिसमें हर बजट आप देखो उसमें कुछ लाइबिलिटीज़ होती है, यानी जो हमारे पुरानी जो लोन्स हैं, ऋण हैं, उसमें कुछ हम पैसे दे वापस सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं और उसके बदले फिर दोबारा ऋण लेते हैं। तो हर बजट का कुछ हिस्सा लाइबिलिटीज़ के लिए जाता है। साथ ही साथ राष्ट्रपति वित्त या आपातकाल के समय राज्य विधानमंडल को यह आदेश दे सकता है कि सभी धन विधेयक उसकी स्वीकृति के लिए भेजे जाएं। यानी जब राष्ट्रीय वित्त या आपातकाल लगा होता है तो राष्ट्रपति ये बोल देता है कि कोई भी आप धन विधेयक यानी धन से जुड़े हुआ कोई भी विधेयक है तो उसको पास करने से पहले एक बार मेरे को भेजो। तो राज्यपाल के थ्रू वो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति को उचित लगता है तो वो बोल देता है इसको पास कर दिया जाए, अन्यथा अपने पास रख लेता है। तो इन चीज़ों से भी जो संघ की जो शक्तियां हैं वो राज्य विषय के सूची के विषय के ऊपर तक चली जाती है। फिर फाइनेंशियल कमीशन, शॉर्ट्स में थोड़ा सा विवरण इसका करते हैं। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, इसका एक अलग से क्लास भी बनेगी। तो आर्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फाइनेंशियल इम्पोर्टेंट। ये कमीशन पे क्वेश्चन आते रहते हैं। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ में यानी अपना 26 जनवरी 1950 में संविधान बना था। तो उसमें कहा गया है कि प्रारंभ में 2 वर्ष के भीतर, यानी जब 250 के 2 वर्ष 52 तक, और उसके बाद में हर 5 वर्ष की समाप्ति पर 5 वर्ष की समाप्ति पर एक आवश्यक और या फिर जब भी आवश्यक समझे तब राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का नियुक्ति करेगा। वित्त आयोग की नियुक्ति करेगा, फाइनेंस कमीशन बनाएगा, जिसमें एक तो अध्यक्ष हो गए और 4 सदस्य होंगे। यानी टोटल कितने होंगे? 5 होंगे। आर्टिकल 280 और कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। वित्त आयोग कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा। कितने सदस्य होंगे? 1+4। इसका काम क्या होता है? वित्त आयोग का काम होता है कि जो स्टेट और जो
संघ तथा राज्यों के बीच में करों का विभाजन कैसे होगा ये डिसाइड करना, और फिर ये अपनी परामर्श है वो दे देता है और उस पर संसद में विधेयक पास कर दिया जाता है। भारत की जो संचित निधि है उसमें से राज्यों को अनुदान कैसे दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में किए गए समझौतों को लागू तथा उसमें परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रपति को ये समय समय पर सिफारिश करता रहता है। साथ ही साथ राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सौंपे गए अन्य जो विषय हैं उन पर भी राष्ट्रपति को सिफारिश करने का काम इसका रहता है। आज तक आपको पता है, आज तक हमारे यहाँ पंद्रह वित्त आयोग बना दिए गए हैं। 15 वित्त आयोग बनाए गए हैं। 15 वित्त आयोग अभी 15वां चल रहा है, जिसके अध्यक्ष हैं वो N.K. सिंह है। N.K. सिंह याद रखना है, N.K. सिंह इसके अध्यक्ष हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष Y.V. रेड्डी थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष Y.V. रेड्डी थे, जो 2 जनवरी 13 को बना था और 17 तक ये बना था। और उसके बाद में 11 अप्रैल 2020 को इसने 15वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी मिल गई है, जिसके अध्यक्ष V.K. सिंह हैं। तो ये फाइनेंस कमीशन था, जिसके काम मैंने आपको बता ही दिया है। केंद्र राज्यों के बीच में करों का विभाजन, संचित निधि में जो पैसे हैं उनको कैसे दोनों के बीच में बांटा जाएगा, जैसे सिफारिश करना, राष्ट्रपति को सिफारिश करने का काम इसका होता है। फाइनेंस कमीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस कमीशन 1+4 का बना होता है। एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं। 280 में है, अभी तक 15 बन चुके हैं। 14वां Y.V. रेड्डी था, 15वें में N.K. सिंह इसका अध्यक्ष है। तो ये आपको पता होना चाहिए, हर 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है। कैग नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, प्रांतों के वित्त से संबंधित, इस पे भी एक नया वीडियो मैं बना के जारी करूँगा। शॉर्ट सा वीडियो होगा, वर्तमान में कैग कौन है और आज तक कितने कैग हो गए। पीछे विनोद राय काफ़ी फेमस रहे थे, जिन्होंने कोलगेट मामले को 2G स्कैम और को उजागर किया था, जो काफ़ी फेमस था। मनमोहन सिंह के दिनों में विनोद राय बहुत ही फेमस रहे हैं, जिन्होंने अपने यूँ मान लो कि कार्य क्षेत्र से बाहर जाके इतना अच्छा काम किया था, या कार्य क्षेत्र से बाहर तो नहीं, पर ये कहेंगे कि एक सरकारी ऑफिसर की जो हदें हैं उनसे पार होके भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। तो कैग CAG इसको बोला जाता है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक इसको कहा जाता है। तो इसके ब्यौरा इसका काम होता है प्रांतों के वित्त संबंधी आय एवं व्यय के ब्यौरे की जांच पड़ताल करना और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इसके अलावा संसद इसके अधिकार एवं कर्तव्य और दूसरे अधिकार और कर्तव्य इसको सौंप सकती है, और नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। प्रांत का ये हिसाब किताब की जांच पड़ताल करता है, और साथ ही साथ ये प्रांतों को निर्देश भी दे सकता है कि किस तरह से आप अपने हिसाब किताब रखेंगे। इस तरह से प्रांतीय वित्तीय प्रशासन पर संघ का अधिकार प्राप्त है। यानी जो वित्तीय फाइनेंशियल मैटर है उन पर भारत का कैग यानी जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है उसका पूरा कंट्रोल रहता है। ऑडिटर होता है, समय समय पर ये प्रांतों के लेखा है उसकी चर्चा करता रहता है। ये आज आपकी क्लास थी, बहुत अच्छी क्लास थी। आप सभी को देखें, आप इसको देखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप सभी को थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।